अब बात नहीं। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। गुड मॉर्निंग। सो टुडे वी विल कवर एक्सरसाइज नंबर 10.3। ठीक है। बेस्ड ऑन द टॉपिक, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द टॉपिक? हमने 2 दिन में इंट्रोड्यूस किया था, शायद नहीं, एक ही दिन में कर दिया था। एक ही दिन में कर दिया था, राइट। तो कल इंट्रोड्यूस किया है। द टॉपिक नेम इज व्हाट? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, उस पूरे टॉपिक पे ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। और करीब 5 से 6 टॉपिक हमने सीखे होंगे कल, वो सर के कहीं ना कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट बताओ, वंश बताओ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एक ही लाइन में बोलें तो क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट होता है स्केलर क्वांटिटी। वो तो तरीका हो गया बेटा। जैसा मैंने कहा कि जैसे ये दो वेक्टर्स हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट करो, तो आप क्या करोगे, इनके रेस्पेक्टिव स्केलर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कर दोगे और लास्ट में जोड़ दोगे। ये तो हो गया तरीका। बट मीनिंग क्या होता है? घूम फिर के फिर बात वही रहती है, नहीं, मीनिंग पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, बोर्ड्स को क्रैक करना है तो। यस, मीनिंग क्या होता है? बोलो लक्ष्य। पहली लाइन ही लिखी थी कल हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में। क्या? प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई तो होगा ही। बट व्हाट इज द मीनिंग? डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, राइट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आती है। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका प्रोडक्ट क्या निकल के आती है, एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आती है। ओके। पर इसका मीनिंग अभी भी नहीं क्लियर हुआ। बोलो यश, क्या होता है? यस। आगे। हाँ। सेम डायरेक्शन में। हाँ। तो उनका डॉट प्रोडक्ट मतलब सेम हुआ। हम्म। अंश आप बोलो। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। ये सीखा था। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। वेक्टर के पास दो क्वांटिटीज होती है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो उनके मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट कर दो। ठीक है। हमने हमारे इस चैप्टर में वेक्टर को क्या माना है? एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मानिए। क्या मानिए? एक एक लाइन सेगमेंट इस स्पेस में जिसकी डायरेक्शन है और कुछ लंबाई है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी लंबाई, तो उनकी लंबाइयों का प्रोडक्ट कर दो। जैसे मान लो इस वेक्टर की लंबाई है 3 यूनिट, इस वेक्टर की लंबाई है 4 यूनिट, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करने का मतलब है इनकी लंबाइयों का प्रोडक्ट, 3 यूनिट इंटू 4 यूनिट। ठीक है, बट आफ्टर मेकिंग देयर डायरेक्शन सेम। तो ये एड ऑन करना पड़ेगा, आफ्टर मेकिंग देयर डायरेक्शन सेम। उनकी डायरेक्शन सेम करने के बाद ये काम करना है। अगर ऑलरेडी सेम है तब तो सीधे सीधे प्रोडक्ट कर देना। अगर ऑलरेडी सेम नहीं है तो या तो पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करो, या दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करो। प्रोजेक्शन करना सीखा था ना अपने, उसकी परछाई गिराना, ये भी कल ही सीखा था। इस तरीके से प्रोजेक्ट करो एक दूसरे के ऊपर, या तो इसको इसके ऊपर या इसके ऊपर। एक बार डायरेक्शन सेम हो गई पर उसके बाद करना वो ये कि इन दोनों की लंबाई का प्रोडक्ट। ठीक है, ये सीखा ना। चलो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से भी देख लो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स नए हैं तो। जैसे कि मान लो एक वेक्टर ये है, राइट, वेक्टर ए, और लेट्स से ये वेक्टर बी है। ओके। ठीक है। मान लेते हैं कि इस वेक्टर ए की लंबाई है वही 5 यूनिट मान लो। इस वेक्टर ए की लंबाई क्या है? 5 यूनिट। और लंबाई को अपन कैसे डिनोट कराते हैं? मैग्नीट्यूड वेक्टर है, कितनी है? 5 यूनिट। और मान लो वेक्टर बी की लंबाई है लेट्स से 3 यूनिट, राइट। तो इनका डॉट प्रोडक्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं, ए डॉट बी क्या होगा? तो आप सीधे सीधे 5 इंटू 3 नहीं कर सकते। लंबाइयों का प्रोडक्ट तो करना है बट आफ्टर मेकिंग देयर डायरेक्शन सेम। तो इस समय इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो डायरेक्शन सेम करनी पड़ेगी। डायरेक्शन सेम करने का तरीका, या तो बी को ए पे प्रोजेक्ट करो या ए को बी पे प्रोजेक्ट करो। तो अमूमन जो छोटा है उसको बड़े पे प्रोजेक्ट करना आसान होता है। तो व्हाट वी विल डू, हम क्या कर देंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, और ये जो लंबाई निकली यहां से लेके यहां तक, ये होगी इसके इसके ऊपर प्रोजेक्शन। ये जो लंबाई होगी ब्लैक कलर की मैंने मार्क की है, ये इसकी इसके ऊपर क्या है? प्रोजेक्शन है। तो अब मैं बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को नहीं मल्टीप्लाई करूंगा, ये जो नीचे लंबाई है इसको मल्टीप्लाई करूंगा। इसको हमने पी बोला था, याद है? तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड जो 5 यूनिट है उसको इस पी वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से लेके यहां तक जो भी आएगी। ठीक है, तब जाके ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट निकलेगा। तो अभी क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? डॉट प्रोडक्ट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, बट आफ्टर मेकिंग देयर डायरेक्शन सेम। एंड लेट्स से ये बी वेक्टर की डायरेक्शन ऑलरेडी सेम होती, तब इतना सब कुछ नहीं करना था, सीधे 5 इंटू 3 कर देना था। ठीक है।
क्लियर है? चलो, अब उसके पीछे फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे, जैसे कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, ये सब सीखा था अपन ने, राइट? तो पहला क्वेश्चन, पहला दूसरे क्वेश्चन दोनों एंगल्स के ही हैं। तो फॉर्मूला लगाओ, और बहुत इजी सी एक्सरसाइज है। जैसे कि लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद देयर मैग्नीट्यूड्स √3 एंड √2 रिस्पेक्टिवली, और ए डॉट बी इक्वल टू √6। यानी इनका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और इनका मैग्नीट्यूड गिवन है। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या सीखा था हमने? ए डॉट बी का फॉर्मूला अगर किसी को याद है तो मैग्नीट्यूड ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। तो तीन क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करते हैं जब जाके ए डॉट में मिलता है। तो देखो, इस पूरी इक्वेशन में सब कुछ गिवन है, केवल कॉस थीटा मिसिंग है। ए डॉट बी की वैल्यू गिवन है, एलएचएस साइड पूरा गिवन है, आरएचएस साइड में आओ तो मैग्नीट्यूड ए गिवन है, मैग्नीट्यूड बी गिवन है, तो ओनली थिंग इज मिसिंग दैट इज दैट कॉस थीटा। तो पूरी इक्वेशन में एक ही चीज मिसिंग हो तो वो फाइंड आउट की जा सकती है, चीजों को इधर उधर लेके जाके तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। चलो स्टार्ट करें। कैसे प्रेजेंट करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। हेयर नहीं लिखो मत, ओनली वॉच करो। केवल आपको रफ शीट पे कैलकुलेशन काम करना है ना। ये सब आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, यू आर आल्सो बीइंग रिकॉर्डेड। ठीक है, तो ये घर पे आप जाते आपको मिल जाएगा, आपका डेली का काम डेली खत्म करो। क्योंकि अगर हम लिखने बैठेंगे तो फिर कोर्स नहीं होना इस साल। ओके, घर जाके कर सकते हो लिखने का काम। हेयर फॉर द टू वेक्टर्स ए एंड बी, हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम एनसीईआरटी खत्म करके दूसरी बुक्स भी उठाएं। एक बार के लिए तो टारगेट ये रहेगा, है ना? सोचें तो कम से कम ये लाइक आरडीआरएस या डिफरेंट बुक्स। लेकिन अब होता है जितना होता है, बट एक बार के लिए सोच के तो चलेंगे एनसीईआरटी खत्म करके वहां जाना है। पहले ही सोचेंगे कि साहब हमको तो केवल एनसीईआरटी ही करनी है, तो फिर वो भी नहीं होगी। ठीक है, सोचेंगे इतना तो होगा इतना। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं सोचेंगे इतना तो इतना ही हो जाएगा। ठीक है, फॉर द टू वेक्टर्स ए एंड बी, हमको उनका मैग्नीट्यूड गिवन है ना। मैग्नीट्यूड वेक्टर ए कितना गिवन है? टेल मी। √3 यूनिट्स। फाइन। एंड मैग्नीट्यूड वेक्टर बी कितना गिवन है? टेल मी। 2 यूनिट्स। इसी तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट करना विद प्रॉपर स्टेप्स, क्योंकि बोर्ड से है ना, गिवन है ये। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या है? गिवन है। ऑल्सो एक चीज और गिवन है, ए डॉट बी। वेक्टर ए का वेक्टर बी से डॉट प्रोडक्ट भी गिवन है। कितना गिवन है बेटा? √6। ठीक है, दिस इज ऑल्सो गिवन। दिस इज ऑल्सो नहीं, ये यूनिट्स नहीं होता है, क्योंकि लेंथ का प्रोडक्ट करोगे तो एक्चुअली स्क्वायर यूनिट्स है। समझ गए? जैसे 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर नहीं होता, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो ये लेंस का प्रोडक्ट है, तो ये एक्चुअली क्या है? उनका यूनिट स्क्वायर है। लेकिन हम लिखते ही नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना है इसका, क्या ना। ओके, तो ये गिवन है, तो व्हाट वी विल डू, हम इस इक्वेशन में ए डॉट बी का फॉर्मूला एक्सपैंड कर देंगे। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड बी मल्टीप्लाई कॉस थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू √6। अब इसके अंदर जो जो हमको गिवन है वो हम पुट अप कर देंगे। जैसे कि मैग्नीट्यूड ए कितना गिवन है? √3 मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड बी कितना गिवन है? 2। कॉस थीटा इज मिसिंग, एज इट इज छोड़ दो, एंड √6। कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए √3 इंटू 2 को तो ले जाओ, तो √6 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय 2, उसको सॉल्व कर दें एक बार। सो √6 से √3 कितनी बार जाता है पता है किसी को? √2 टाइम्स, क्योंकि √6 के अंदर √2 इंटू √3 छुपा हुआ है, तो ये √2 टाइम्स गया। और फिर √2 से 2 भी कितनी टाइम्स जाएगा? √2 टाइम्स। सो इट इज लाइक 1/√2। तो ये तो परफेक्ट वैल्यू मिल गई 45 डिग्री। कई बार परफेक्ट वैल्यू मिल भी जाती है। कॉस थीटा 1/√2 कहाँ होता है? π/4 पे 45 डिग्री पे, और कई बार नहीं भी मिलती है। सो कॉस थीटा अगर 1/√2 है तो थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√2, and everyone knows cos inverse 1/√2 is what? π/4, or we can say 45 degrees। जनरली 11 12 में रेडियंस में काम हम एंगल डिनोट कराते हैं, तो π/4, अदरवाइज 45 डिग्री लिख देंगे तो बुरा नहीं है। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखेंगे हम लास्ट में, हेंस द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, द रिक्वायर्ड एंगल between the two given vectors a and b is, हमने क्या जूम किया था? थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू, दैट हैज कम आउट टू बी इक्वल टू π/4। इस तरीके से प्रेजेंटेशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट की नॉलेज भी दिखनी चाहिए आपकी, फॉर्मूला आता है ये भी आपको दिखना चाहिए, आपका सॉल्व करने का तरीका भी प्रेजेंटेबल फॉर्म में होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। और लास्ट में कंक्लूजन भी होना चाहिए हर एक क्वेश्चन के end में। जो कंक्लूजन वही होता है जो पूछा जाता है। ठीक है, डन। अब सेकंड क्वेश्चन करें। सेकंड क्वेश्चन में भी आपसे एंगल ही पूछा गया है। ओके, वन मोर थिंग, एक और चीज सुनो। आप एक काम और कर सकते हो इस क्वेश्चन में, ये जो इक्वेशन बनी यहाँ से, हमने यहाँ से जब नोट्स बनाए थे कल, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल कर एक फॉर्मूला रेडी कर दिया था। कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, याद है आपको? कॉस थीटा इक्वल टू, ये ए डॉट बी है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड्यूल, सॉरी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी।
तो हम ये काम भी कर सकते हैं कि कॉस थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, ए डॉट बी की वैल्यू जो भी थी ये इधर रखो, √3 इधर रखो, √2 ओ सॉरी 2 इधर रखो, तो उससे भी कॉस थीटा सीधे आ जाएगा। भाई फॉर्मूला हम बना बनाया लिखें या खुद बनाए, बात एक ही। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन में खुद बना देते हैं, मतलब बना बनाया यूज कर लेते हैं, सॉरी। इसमें तो हमने बना के दिखाया, अब अगले क्वेश्चन में हम दोनों तरीकों से हम समझ जाएंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को प्रेजेंट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज अगेन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि पहले क्वेश्चन में जो वेक्टर गिवन है उसकी कंपोनेंट फॉर्म गिवन नहीं है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में जो वेक्टर्स गिवन है उसकी कंपोनेंट फॉर्म गिवन है। याद रहे कंपोनेंट फॉर्म गिवन होती है तो चीजें और आसान हो जाती हैं। ठीक है, किसी भी वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म ये होती है कि वहां तक उस वेक्टर को के एंड तक पहुंचने के लिए हमने क्या क्या काम किया। लाइक इस वेक्टर के, लेट्स से इस वेक्टर को ए मान लो, तो इस वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म क्या है, आई कैप, इसको कैसे रीड करते हैं, आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे आप सिंगल का एक कदम चले हो, वाई एक्सिस पे आप -2 कदम पीछे चले हो, और फिर जेड एक्सिस पर आप 3 कदम पॉजिटिव चले हो। तो फिर उसके बाद आप कहां पहुंचे हो, फाइनल ओ वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल इस रूम में विजुअलाइज करें, तो लेट्स से ये एक्स एक्सिस है जो नीचे वाली है, मेरे पीछे वाली वाई एक्सिस है, एंड दिस इज दैट एक्सिस। तो वो जो बैठा है रोनित वो ओरिजिन हो जाएगा, वो वाला पॉइंट। अब वहां से आपको एक कदम एक्स एक्सिस चलना है, तो रोनित से मैं एक कदम आगे गया, अभी मैं एक्स एक्सिस पे ही हूँ। फिर आपको -2 कदम, अब माइनस से थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो लेट से एक बार समझना ही तो है, प्लस मान लेते हैं ना। तो एक कदम आप एक्स एक्सिस पे चले, अब वाई एक्सिस के अलोंग 2 कदम चलना है। वाई एक्सिस कौन सी थी, मेरे पीछे वाली, तो उसी उसी के पैरेलल आप 2 कदम इधर आओगे, अभी भी आप फ्लोर पे ही हो। और फिर जेड एक्सेस पे आपको 3 कदम ऊपर जाना है, तो फिर फ्लोर से आप ऊपर स्पेस में 3 कदम आओगे, तो आप यहां आके फंस गए या यहाँ आके रुक गए। अब इस पॉइंट को सीधे ओरिजिन से जोड़ो, इस पॉइंट को जहां पे आप लास्ट में जाके रुके हो ना, इसको सीधे ओरिजिन से जोड़ो, तो एक इमेजिनरी लाइन सेगमेंट देख रहे हो, वही वेक्टर है ये, वही वेक्टर है ये। समझ आया? ठीक है, वेक्टर क्या है, स्पेस में एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। ठीक है, उसकी कंपोनेंट फॉर्म क्या बताती है कि आप वहां उस वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए आपने कहाँ 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 गए। समझ आया? 2D में अगर हम समझें, चलो 3D में थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो 2D में समझो। लेट्स से ये एक्स वाई प्लेन है, ओके। अब मैंने कहा चलो ये 3 कैप हटा देता हूँ, एक बार 2D में ही समझते हैं। तो आई कैप प्लस 2 j कैप वाला वेक्टर कौन सा होगा, तो आप एक्स एक्सिस पे एक कदम चलोगे, ओके, ठीक है। और वाई एक्सिस पे आप 2 कदम चलोगे, वाई एक्सिस पे तो नहीं चल सकते, वाई एक्सिस के अलोंग चलोगे, तो 1 2, तो आप यहाँ आके रुक गए। अब इस जहां पे आप लास्ट में जाके रुके हो उसको ओरिजिन से कनेक्ट करना है, किससे, तो ये जो ओरिजिन से कनेक्ट करके ये जो लाइन सेगमेंट बनी है ब्लैक वाली, ये वाला वेक्टर है एक्चुअली ये वेक्टर ए, ओके। तो कंपोनेंट फॉर्म आपको ये बताती है कि आप उस वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए आपने कितने कितने कदम किस किस एक्सिस के अलोंग आप चलो। तो कंपोनेंट फॉर्म गिवन होती है तो उल्टे क्वेश्चन आसान होते हैं। अब जैसे वापस इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, कंपोनेंट फॉर्म गिवन, इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं हम, दोनों वेक्टर्स को हम वेक्टर ए एंड वेक्टर बी से डिनोट करा देते हैं। हियर द टू गिवन वेक्टर्स आर वेक्टर ए, नाम तो रखना पड़ेगा, एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर बी। ठीक है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ओके। अब इसके बीच का एंगल चाहिए, तो एक काम करता हूं, अब की बार मैं सीधे फॉर्मूला लगाता हूं एंगल का, आता है ना मुझे, सीधे फॉर्मूला लगा रहा हूं। नाउ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज गिवन बाय, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी is given by a formula, is given by a formula, and what is the formula, cos theta is equal to a dot b divided by magnitude a and magnitude b। तो अब इसमें हम सब सारी वैल्यूज पुट अप करेंगे। ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, अभी पहली लाइन वंश ने बताई थी शायद, इनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट। कंपोनेंट फॉर्म में अगर हमको वेक्टर गिवन है तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट का सम, जैसे 1 × 3, देन -2 × -2, देन 3 × 1, और फिर सबको लास्ट में सम कर देंगे, राइट। और फिर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका भी बता देते हैं। चलो डॉट प्रोडक्ट लिखना है, पहले वेक्टर ए एज इट इज अरेंज कर दो, क्या है, आई कैप -2 j कैप प्लस 3 k कैप, डॉट डॉट है तो डॉट लगाओ, एंड देन सेकेंड वेक्टर क्या है, 3 i कैप -2 j कैप प्लस सिंगल k कैप, राइट। और होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड वेक्टर है। अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, बोलो, इनके स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम का रूट, इनके स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम का रूट। तो स्केलर कंपोनेंट्स क्या है, 1 -2 और 3, तो इनका तो करो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर करके सम कर दिया, फाइनली इनका करो रूट। ऐसे निकालते हैं हम इनकी, इनका मैग्नीट्यूड, ये इसकी लंबाई है, ये इस फैक्टर की क्या है, ओरिजिन से नापे हैं तो ये इसकी लंबाई निकली। ओके, सिमिलरली फैक्टर मैग्नीट्यूड फैक्टर बी निकालो। तो उसके स्केलर कंपोनेंट्स क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस व्हाट -2 का स्क्वायर एंड देन व्हाट 1 का स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्म जो है अब स्केलर बन जाएगी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं अपन, स्केलर कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट। तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो क्या कर दूंगा 1 × 3, बोलो। यहाँ पे क्या है -2, वहां पे क्या है अगेन -2, तो -2 × -2, और फिर यहाँ पे क्या है 3, और वहां पे क्या है 1, तो 3 × 1, और फाइनली इनको ऐड कर देंगे। तो कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से निकाला जाता है। नीचे सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5 एंड 9, 9 + 5 √14, सही किया ना, हाँ √14। तो दिस इज √14 मल्टीप्लाइड बाय, और इधर आओ, मल्टीप्लाई 9 लगाओ तो ठीक है, सीधे लिख दो, 3 का स्क्वायर 9, अगेन ये भी √14 आएगा। ओके, √14, 2 √14। ओके, सो 1 × 3 इज 3, -2 × -2 +4 and 3 divided by √14 into √14 is 14. So 9 + 4 is 13, 13/14। क्यों ऐसा लग रहा है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है, एक बार फिर से रीचेक करो। ओके ओके ओके, हाँ अभी अभी किए जस्ट। ये 13 नहीं आएगा, ये 10 आएगा। हाँ, तो 10/14 को सॉल्व करके लिखो, अब सही है, 5/7। क्योंकि अजीब सा आंसर आया ना, तो पता चल गया कि ऐसा तो आंसर ही नहीं आया था, आंसर ही रट गए, तो ऐसा वाला सीन हो गया। कॉस थीटा इक्वल टू, ये कॉस थीटा की वैल्यू है 5/7, है ना, तो हमको तो एंगल चाहिए ना। सो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, टेल मी, कॉस इनवर्स 5/7। अब कॉस इनवर्स 5/7 परफेक्ट वैल्यू नहीं है, तो इसी फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा। जैसे पिछली बार तो कॉस इनवर्स 1/√2 था, तो परफेक्ट वैल्यू π/4 हमको पता थी, इसकी तो कोई नहीं जानता, तो इसी फॉर्म में इसको छोड़ना पड़ेगा। आंसर मैच कर लो। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, हेंस द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज कॉस इनवर्स 5/7। समझ आया? तो एंगल निकालना सीख गए दो तरीकों से, कंपोनेंट फॉर्म गिवन हो तो ऐसे, और नहीं गिवन हो तो इससे पिछले में जो हमने किया, राइट। अब देखो, हर दो दो तीन तीन क्वेश्चन है एक एक कॉन्सेप्ट पे, अब एंगल पे 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब फिर अगला कॉन्सेप्ट आ गया प्रोजेक्शन। तो ये एक्सरसाइज ऐसे डिजाइन की गई है कि दो दो तीन तीन क्वेश्चन हर एक टॉपिक से हैं, फिर लास्ट में सारे टॉपिक्स का मिक्स में भी क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज में, ठीक है। चलो, तो सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं एंड सेकंड टॉपिक देखते हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस फैक्टर ऑन दिस फैक्टर। प्रोजेक्शन का मीनिंग अभी अभी मैंने बताया था, उनकी डायरेक्शन सेम कर देना ही प्रोजेक्शन होता है, यानी उसकी शेडो गिराना, ठीक है। तो आपको इस वेक्टर की शेडो इस वेक्टर पे गिरानी है, ठीक है। और फिर वो जो शेडो गिरी, उस शेडो की लंबाई कितनी हुई उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। समझ आया? ठीक है। जैसे लेट्स से कि एक पेन है क्या किसी के पास, लो। लेट्स से कि ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। तो अगर ये ऐसे है तो इसकी शेडो जो होगी वो इतनी गिरेगी, क्योंकि ये टिप यहाँ पे आ गई ना, तो ये इतनी गिरेगी। तो ये जो लंबाई है ना, ये लंबाई, मान लो ये लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर लंबाई इस वेक्टर की इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन मानी जाएगी। समझ गए? क्लियर है? प्रोजेक्शन इज वेरी इजी, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। तो बस इसमें ये मैटर करता है कि किसकी किस पे गिरा रहे हो, तो जो कहा गया वही करना, इसकी इस पे गिरानी है तो ये करना, और इसकी इस पे गिरानी है तो, क्योंकि इसकी इस पे गिराऊंगा तो डिफरेंट लेंथ आएगी, और इसकी इस पे गिराएंगे तो डिफरेंट लेंथ आएगी। ओके, चलो। तो दोनों वेक्टर्स को पिछली बार की तरह नाम दे देते हैं, हम देखते हैं प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। द टू गिवन वेक्टर्स आर, समझ आ रहा है सभी को, बोलो। हम्म, द टू गिवन वेक्टर्स आर, जहां भी नहीं समझ में आए तो रोक देना। वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। जहां भी नहीं समझ आए तो आप स्टॉप कर सकते हो, ये नहीं सोचना कि अगले को क्या लगेगा, ठीक है। बाद में दुनिया को बहुत ज्यादा लगेगा, नहीं तो अभी सोच लिया तो ठीक है, तो अभी नहीं सोचना। ये नहीं सोचना 4 लोग क्या कहेंगे, बाद में 400 लोग कहेंगे, इससे बढ़िया अभी 4 कह लें। तो जो भी डाउट हो पूछ लेना। वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप। ये मैं सारी बातें आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप करीब करीब अब दहलीज पे हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड कूदने में। अब स्कूल के बच्चे नहीं हो, एक तरीके से आप 4 महीने के बाद प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कूद जाओगे। एक बार कॉलेज में आ जाते हैं बच्चे, तो अब वो मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, अब कुछ बच्चे उनमें से उसी टाइम से कमाना भी शुरू कर देते हैं, ऐसा भी होता है ना। तो दुनियादारी से वाकिफ होना शुरू हो जाओगे अब आप। तो आपको उस टाइम रियलाइज होगा कि यार सर सही कहते थे, कि हम उस टाइम थोड़ा सा झिझक कर गए, तो आज ये 400 लोग हंस रहे हैं हम पे। उस टाइम 4 हंस लेते तो बढ़िया रहता, और 4 भी अपने ही थे, हाँ हमारी लोकेलिटी के ही थे। यहाँ आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हंस रहे हैं। ठीक है। चलो, वेक्टर ए वेक्टर बी, आई कैप माइनस जे कैप, चलो प्रोजेक्शन की बात करते हैं। तो सीधा सीधा फॉर्मूला सीखा था हमने प्रोजेक्शन का, याद है किसी को? प्रोजेक्शन का सीधा सीधा फॉर्मूला है, देखो।
हर एक चीज को डिस्क्राइब कर चुके हैं कल की वीडियो में। आपके लिए कल की वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इस एक्सरसाइज में हम सीधे फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। जैसे अभी cos थीटा का सीधे फॉर्मूला बता दिया मैंने, लेकिन कल की वीडियो में बताया था फॉर्मूला कैसे बना। अभी जैसे प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो कल की वीडियो में बताया था प्रोजेक्शन का फॉर्मूला कैसे बना। ठीक है। तो अगर आप केवल फॉर्मूले फॉर्मूले रट के एक्सरसाइज कर लोगे तो फिर वही स्कूल वाला पढ़ाई हो रही है, तो फिर ट्यूशन आने का मतलब नहीं हुआ ना। तो आपको कल की वीडियो तो एटलीस्ट देखना। और इनफैक्ट आपको कितनी वीडियोस हो गई हमारी, वेक्टर अलजेब्रा कब से स्टार्ट किया हमने? आज कौन सी क्लास है? चौथी या पांचवी? तो धीरे धीरे टाइम निकाल के सारी देखो, बट पीछे से जाओ, ऐसे शुरू से मत आओ। इससे पहले की देखो, फिर उससे पहले की देखो, फिर इस तरीके से पीछे चलो। नाउ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज गिवन बाय, इज गिवन बाय। तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन के लिए लेटर पी यूज करते हैं, पी फॉर लेंथ ऑफ शेडो। ठीक है। अब कैसे सीखा था, किसी को याद है? ए की बी पर परछाई कैसे निकालते हैं? 90 डिग्री। आपको क्या पता इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है? वो अच्छा, आप बता रहे हो कि ऐसे डाल के, तो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है ना। आप जैसे पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी लेंथ है। बोलो। आप आई कैप माइनस जे कैप वाला वेक्टर 2D में एग्जैक्टली थोड़ा ना ड्रॉ कर सकते हो? कर सकते हो क्या? और चलो ड्रॉ कर भी दिया आपने, तो जैसे आप परछाई गिराओगे तो आप अज्यूम कर लोगे क्या भाई कितनी लेंथ है। वो समझाने के लिए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अब फॉर्मूला पूछ रहा हूं मैं। ए का मैग्नीट्यूड, यस। ए का या बी का, या दोनों का? अच्छा, ठीक है, वो तो डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है। हाँ, ये बता रहा है, लक्ष्य बताओ। देखो अब सुनो ध्यान से, हमने ये सीखा था कि जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन है वो तो ले लो पूरा, डॉट जिस पर प्रोजेक्शन है उसका ले लो यूनिट वेक्टर, यानी बी के। ये सीखा था, समझ गए? अगर ए का बी पे प्रोजेक्शन है तो वेक्टर ए तो लो पूरा, और बी का लो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम कैसे डिनोट कराते हैं? कैप से। इन इन केस बी का ए पे हो जाए तो फिर बी वेक्टर लेना है पूरा और ए का लेना है कैप। अभी क्लियर है? ठीक है। तो वेक्टर ए तो चलो मैं यहां से पूरा का पूरा ले लूंगा, लेकिन बी कैप मुझे पहले वहां से निकालना पड़ेगा। तो ये आपको पहले ही एनालाइज कर लेना है कि यार इसमें बी कैप की जरूरत पड़ेगी, तो इस स्टेप से पहले ही वो बी कैप निकाल लेना है। तो बी कैप कैसे निकालते हैं बताएं? अब हम निकालना भूल गए तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ हाल फिलहाल। बाकी आपको पहले निकालना है बी कैप। ठीक है। तो बी कैप कैसे निकालते हैं? उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। ठीक है। जैसे कोई वेक्टर है, उसकी लंबाई है 10 यूनिट, तो मैंने कहा इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर मतलब 1 यूनिट, तो उसको 10 से डिवाइड करूंगा क्योंकि टोटल लंबाई 10 है। तो वेक्टर को उसी की लंबाई से डिवाइड कर दूं तो सिंगल यूनिट का वेक्टर मिलेगा नहीं मिलेगा? बोलो। मेरे को बताओ कि जैसे यहां से लेके यहाँ तक लाइन सेगमेंट है और मान लो कि ये 5 मीटर है। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो 1 मीटर ही चाहिए, तो इसको 5 हिस्सों में तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे? इसकी लेंथ से इसको डिवाइड करेंगे नहीं करेंगे? तो किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड यानी लंबाई से डिवाइड कर दूं तो यूनिट वेक्टर मिलता है। उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिलता है, राइट? जैसे ए कैप निकालना हो तो क्या करेंगे? वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। चलो फाइन। सो वेक्टर बी नोट डाउन कर लो एज इट इज। क्या लिखा हुआ है? आई कैप प्लस जे कैप। अब ऐसे मत सोचना सर के कैप तो है ही नहीं। के कैप वहां पे जीरो के कैप है, यानी आप जेड एक्सिस के अलोंग चले ही नहीं, तो छुपा हुआ है ना? वेक्टर चलेगा ही 3D में, अगर छुपा हुआ है दैट मीन्स उसके अलोंग हम चले ही नहीं। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग इतने चले, वाई एक्सिस के अलोंग इतने चले, दैट मीन्स हम अभी एक्स वाई प्लेन पर हैं। हम अभी कहाँ हैं? एक्स वाई प्लेन फ्लोर पर ही है। एक्स वाई प्लेन फ्लोर को कहते हैं, हम स्पेस में आएंगे। ठीक है। तो आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, वही जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और के कैप वाला कंपोनेंट तो है नहीं इसका रूट। ठीक है। तो इट इज लाइक आई कैप प्लस जे कैप, एंड व्हाट इज 1 का स्क्वायर? 1 का स्क्वायर रूट, तो √2। तो इसको थोड़ा सा फर्दर और सॉल्व करें तो इसका स्केलर कंपोनेंट है 1, 1 डिवाइडेड बाय √2 टाइम्स आई कैप। बोलो। प्लस इसका भी स्केलर कंपोनेंट 1, तो 1 डिवाइडेड बाय √2 टाइम्स जे कैप। ओके। तो ये आ गया हमारा बी कैप फाइनली। इसको यहाँ पे पुट अप कर दो, दैट्स इट। ठीक है। चलो वेक्टर ए तो एज इट इज लिखना है, आई कैप माइनस जे कैप, ब्रैकेट लगाओ, डॉट लगाओ, और बी कैप यहाँ से लो। क्या है? 1 डिवाइडेड बाय √2 टाइम्स आई कैप, देन व्हाट? प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 टाइम्स जे कैप। और डॉट प्रोडक्ट करना भी अभी सीखा था, रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट का सम। चलो कर दो। तो आई कैप का स्केलर कंपोनेंट है 1, और उसका क्या है? 1/√2। ठीक है। इसका क्या है? -1 मल्टीप्लाइड बाय उसका अगेन क्या है? 1/√2। मतलब आई कैप वाले स्केलर को आई कैप वाले स्केलर से करना है, जे कैप वाले को, और फिर फाइनली दोनों का सम कर। के कैप है ही नहीं। ओके। सो 1 × 1/√2 इज व्हाट? 1/1/√2 इज व्हाट? ये पैर लग गया क्या था?
चलो ठीक है, हो गया 1/√2 प्लस -1 इंटू 1/√2 इज -1/√2। ठीक है, तो 1/√2 -1/√2 इज व्हाट, 0। दैट मीन्स लेंथ ऑफ शेडो 0 है। इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर्स, लाओ दोबारा पेन दो, इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है। क्योंकि अगर मैं ऐसे करता हूं तो इतनी शेडो है, अगर मैं थोड़ा और गिराता हूं तो शेडो बढ़ गई, अगर मैं पूरा ही गिरा देता हूं तो जितना वेक्टर था पूरी की पूरी शेडो आ गई। लेकिन अगर मैं इसको 90 डिग्री पे इंक्लाइन करूं तो शेडो जो गिरेगी वो डॉट गिरेगी बस यहाँ। जैसे सूरज हमारे जस्ट ऊपर होता है तो उसकी शेडो बिल्कुल हमारे पैरों में होती है, डॉट, उसकी लेंथ नहीं होती कुछ भी। तो जिसका भी डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, जिसका भी डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो आता है, जैसे यहाँ आ गया, दैट मीन्स वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ये भी हमने कल सीखा है। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, 0 यूनिट आता है। ओके, तो ये तो चलो एक्स्ट्रा एनालिसिस था, हमारा आंसर तो ये खत्म हो चुका है। उसने प्रोजेक्शन पूछा था, हमने प्रोजेक्शन 0 यूनिट कह दिया, लेकिन हमको पता होना चाहिए 0 यूनिट आया तो उसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वेक्टर्स जो गिवन है एक दूसरे से परपेंडिकुलरली इंक्लाइंड हैं। आप इन दोनों के बीच का एंगल निकालो पिछले फॉर्मूला से, आपको 90 डिग्री निकलेगा, π/2 निकलेगा। समझ गए क्या? क्लियर है क्या? बोलो, एनी डाउट्स? नो। अब अगला क्वेश्चन सेम है, बस डेटा चेंजेस है तो इसी के स्टेप्स में चेंजेस कर देते हैं। अब इसने के कैप का कंपोनेंट भी दिया है। ठीक है, तो वेक्टर ए है यहाँ पे ये वाला, इसी में चेंजेस कर दूं चलेगा ना? वेक्टर ए है ये वाला, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, इसका इस पर चाहिए आपको प्रोजेक्शन। वेक्टर बी है ये वाला। ठीक है, फॉर्मूला विल रिमेन द सेम, डेटा चेंज कर देते हैं। पहले हमको वही काम करना है, क्या, बी कैप निकालना पड़ेगा, जिस पर प्रोजेक्शन डाल रहे हैं उसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। आओ। हम्म सो क्या है वेक्टर बी? वेक्टर बी इज 7 i कैप, देन व्हाट, -j कैप, देन व्हाट, +8k कैप, राइट। एंड इसी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो 7 का स्क्वायर, देन व्हाट, +-1 का स्क्वायर +8 स्क्वायर। वन मोर थिंग, जल्दीबाजी में बच्चे यहाँ पे -1 का स्क्वायर की जगह +1 का स्क्वायर लिखते हैं। हालांकि दोनों का स्क्वायर सेम है, बट हमको सही चीज लिखनी है। ठीक है, हमको -1 का स्क्वायर करके रिप्रेजेंट करना है उसको एग्जाम। चलो, तो ये इट इज लाइक 7 i कैप प्लस -j कैप प्लस व्हाट, 8k कैप, एंड होल डिवाइडेड बाय, इनका करना जरा, 49 + 1 50, एंड 50 और 64 114, √114। तो फर्दर सॉल्व होगा क्या, √114 2 से काटेंगे तो 57, फिर 3 से कट जाएगा 19, एक ही बार आया ना, लेकिन नहीं, 3 से काटेंगे तो 19 थोड़ा ना आएगा। हाँ, 19 ही आएगा। ठीक है, तो 2 × 3 × 19, तो फर्दर सॉल्व नहीं होगा फिर, है ना। तो यही है हमारा इसका प्रोजेक्ट, इसका बी कैप। हम इसको थोड़ा सा और खोल के लिखना पड़ेगा, बस थोड़ा सा, कैसे, 7/√114 टाइम्स आई कैप, देन व्हाट, -1/√114 टाइम्स जे कैप, प्लस 8 है ना वहां पे, 8/√114 टाइम्स के कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी कैप। इसको यहाँ पे हमको पुटअप करना है। चलो, वेक्टर ए कॉपी पेस्ट मारो, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, एंड डॉट प्रोडक्ट करना है इस वाली क्वांटिटी से, 7/√114 टाइम्स आई कैप -1/√114 टाइम्स वॉट, जे कैप, एंड वॉट, 8/√114 टाइम्स वॉट, के कैप। फाइन। चलो कर दें रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट, तो 1 इंटू दिस, 1 इंटू 7/√114, ब्रैकेट लगा दो, प्लस 3 इंटू वॉट, -1, 3 इंटू -1 / √114, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7 × 1 / √114। इसको सॉल्व करना है, दैट्स इट। सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट द सेम थिंग, 7/√114। 3 इंटू -1 इज -3, तो -3/√114, और 7 8 × 50, 6/√114। इसको सॉल्व करना है, तो 7 - 3 इज 4, एंड 4 + 56 इज 60/√114। चेक करना जरा, सही है। ओके, वन मोर थिंग, मुझे बताओ इसकी वैल्यू, पी की वैल्यू गिरी से गिरी कंडीशन में कितनी आ सकती है, मिनिमम वैल्यू। अभी जैसे पी की वैल्यू हमने निकाली, पिछली बार भी निकाली, कुछ और क्वेश्चंस में निकालने, तो पी की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? 0 तो आई गई थी पिछली बार, पॉजिटिव आई गई थी, क्या नेगेटिव आ सकती है?
नेगेटिव कभी नहीं आ सकती, क्योंकि लेंथ ऑफ शेडो नेगेटिव हो सकती है क्या? शेडो की लंबाई नेगेटिव नहीं हो सकती। तो देखो करना क्या है, हर कोई बताता है किस चीज से बचना है, ये कोई कोई बताता है। अगर कल को करते करते पी की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो आप रुक जाना, साहब मुझसे कोई गलती हुई है, अब रीचेक करना उसको। पी की वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव। डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि वेक्टर तो नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है, लेकिन उसकी लेंथ, उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, तो दो टॉपिक्स और चार क्वेश्चंस कवर हो गए हमारे। पहला टॉपिक वाज हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दूसरा टॉपिक वाज हाउ टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन एन अनदर वेक्टर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है? शो दैट ईच ऑफ द गिवन थ्री वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। हमको तीन वेक्टर्स गिवन है, राइट? एक, दो एंड ये हो गया तीन। हमको पहले तो ये साबित करना है कि तीनों के तीनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हैं। क्या होता है यूनिट वेक्टर? जिसकी मैग्नीट्यूड वन यूनिट हो, जिसकी लंबाई एक यूनिट हो। तो हम क्या करेंगे, इन सबकी लंबाई निकाल लेंगे, और सबकी लंबाई वन यूनिट आनी चाहिए। अगर आ जाता है तो तीनों यूनिट वेक्टर्स हो गए। और फर्दर जब ये काम हो जाए तो आगे फिर आपको एक और चीज प्रूव करनी है, शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मीनिंग क्या हुआ? किन किन का, किन किन के बीच का एंगल? तीन तीन लोगों के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, पहले तो बताओ। एंगल तो दो के बीच का ही निकलता है। मैंने कहा ए बी और बी सी के बीच का एंगल निकालो, निकाल लोगे। मैंने कहा बी सी और ए सी के बीच का एंगल निकालो, मैंने कहा ए बी बी सी ए सी, तीनों के बीच का एंगल बताओ। तो ये तो सवाल ही गलत हो गया ना। एंगल तो हमेशा दो भुजाओं के बीच में निकलता है ना, दो साइड्स के बीच में निकलता है। सो इधर म्यूचुअली परपेंडिकुलर कौन किससे है वो पूछना चाह रहा हूं मैं 90 डिग्री का। ए का बी से और बी का, एंड व्हाट अबाउट ए का सी से? वो भी है क्या? वो भी है क्या? भी है। म्यूचुअली मतलब होता है आपस में। म्यूचुअली मतलब क्या होता है? ये इससे परपेंडिकुलर, जैसे हम कहा कि हम म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, तो म्यूचुअल फ्रेंड्स है मतलब ये इसका दोस्त है, फिर ये इसका है, फिर ये इसका है, फिर ये इसका है, हर कोई आपस में दोस्त वाले रिलेशन से कनेक्टेड है, समझ गए? तो म्यूचुअल परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, हर कोई एक दूसरे से, ईच अदर मतलब हर कोई एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ये इससे परपेंडिकुलर है, ये इससे परपेंडिकुलर है, और फिर अगेन ये इससे परपेंडिकुलर है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि तीन वेक्टर्स एक दूसरे से आपस में परपेंडिकुलर हो? स्पेस में पॉसिबल है, 2D प्लेन में पॉसिबल नहीं है। 2D प्लेन में इट इज नॉट पॉसिबल। देखो 2D प्लेन में मैंने अगर इसको इससे परपेंडिकुलर बनाया, और फिर ये तो है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और फिर मैंने वेक्टर बी से वेक्टर सी को परपेंडिकुलर बनाया, तो ये दोनों तो पैरेलल हो गए, ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं हो सकते अब। तो 2D में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 3D में पॉसिबल है। आप तीन अलग अलग प्लेन्स पे ले लो, इस दीवार पे एक वेक्टर ले लो, फ्लोर पे एक ले लो, और इस दीवार पे एक ले लो, तो ये तीनों दीवारें एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना, ये इससे परपेंडिकुलर, ये इससे परपेंडिकुलर, और ये दीवार इससे परपेंडिकुलर, तो वो तीनों वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली हो सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले वही हमको यूनिट वेक्टर प्रूव करना है, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो एक एक यूनिट प्रूव करना है। तो तीनों वेक्टर्स को हम ए बी सी नाम दे दें। हियर द थ्री गिवन वेक्टर्स आर वेक्टर ए, and then it is what, vector b, and then it is what, vector c। फाइन, ओके। अब हम क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, तो नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालने जा रहा हूं मैं। अच्छा एक और चीज, ये 1/7 बाहर कॉमन है, तो ये तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि आई कैप का कंपोनेंट 2 नहीं है, 2/7 है। जे कैप का स्केलर कंपोनेंट 3 नहीं है, 3/7 है। और के कैप का कंपोनेंट भी 6 नहीं है, 6/7 है। ठीक है, तो जब मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो 2 का स्क्वायर नहीं करूंगा, 2/7 का स्क्वायर करूंगा, देन प्लस 3/7 का स्क्वायर करूंगा अगेन, एंड देन व्हाट, 6/7 का स्क्वायर करूंगा, सम करूंगा, रूट करूंगा। इस तरीके से इसकी लेंथ आएगी। 2/7 का स्क्वायर इज 4/49, 3/7 का 9/49, एंड 6/7 का 36/49 का सम का रूट। ओके, व्हाट इज 36 प्लस 4? 40, 40 प्लस 9, 49, बिंगो, 49/49 बन गया 1, √1 गिव्स मी 1 यूनिट। तो अगर इसकी लेंथ 1 यूनिट है तो प्रूव हो गया कि एक यूनिट फैक्टर है। इसी तरीके से बाकी तीन इजीली हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि आप एक चीज नोटिस करो, तीनों के स्केलर कंपोनेंट्स बस इधर उधर शफल किए गए हैं। देखो 3 यहाँ पे एक्स में बैठ गया, ठीक है, 2 वहां पे जेड में बैठ गया, और 6 यहाँ पे वाई में बैठ गया। आप कहोगे सर नेगेटिव है, तो नेगेटिव का स्क्वायर भी तो वही होगा, अल्टीमेटली आप स्क्वायर करोगे तो वही आएगा। और यही तीन कंपोनेंट्स यानी 2 3 और 6 वहां कहीं ना कहीं बैठे हैं, कोई नेगेटिव बैठा है तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो मानते हो इसका भी यूनिट मैग्नीट्यूड 1 यूनिट आ जाएगा?
आप एग्जाम में ऐसे मत लिखना जैसे अभी हम लिख रहे हैं, अभी तो हम थोड़ा सा टाइम सेव कर रहे हैं, आप पूरा सॉल्व करके दिखाना, राइट। सो तीनों 1 1 यूनिट हो गए क्या? तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, पहला क्वेश्चन तो मेरा खत्म होता है हेयर, magnitude vector A equal to magnitude vector B equal to what, magnitude vector C is equal to 1 unit each. So the three given vectors are unit vectors. Proved. The three given vectors, vector A, comma, vector B and vector C are what? Unit vectors. तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म, प्रूव्ड लगा देंगे हम इसके आगे, हेंस प्रूव। ओके, चलते हैं अब सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमको क्या करना है बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करना है तीनों को एक दूसरे से। अब कोई भी वेक्टर किसी से परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। अब ये भी बताया ना कि अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूं और वो परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो निकल के आएगा, क्योंकि परछाई की लेंथ ही जीरो आएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो इनको इसको इससे परपेंडिकुलर साबित करने के एन नंबर ऑफ वेज हैं, लेकिन अभी तक हमने केवल डॉट प्रोडक्ट सीखा है। आगे हम वेक्टर प्रोडक्ट सीखने वाले हैं फोर्थ एक्सरसाइज में, तो वेक्टर प्रोडक्ट से भी ये दोनों परपेंडिकुलर साबित किए जा सकते हैं। उससे आगे 3D में और नए तरीके हैं, उनसे भी साबित किए जा सकते हैं। तो तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक हमने कौन सा तरीका सीखा एंगल निकालने का दो वेक्टर्स के बीच में, डॉट प्रोडक्ट। तो अभी हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, द मैक्सिमम विच वी कैन डू इज टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ईच अदर। तो ए का बी से डॉट प्रोडक्ट निकालो, बी का सी से निकालो और ए का सी से निकालो, तीनों जीरो आने वाले हैं। तीनों जीरो आने वाले हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो हर एक वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर, राइट। चलो नाउ ए डॉट बी, ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, इसको एक बार रख दो चलो। तो क्या हो जाएगा, 2/7 आई कैप, देन व्हाट, प्लस 3/7 जे कैप, एंड देन व्हाट, 6/7 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, दूसरा वेक्टर रख दो, क्या है, 3/7 टाइम्स आई कैप, फिर क्या हो जाएगा, -6/7 टाइम्स जे कैप, एंड देन फिर क्या हो जाएगा, 2/7 टाइम्स व्हाट, के कैप। ओके, चलो रेस्पेक्टिव स्केलर कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट का सम करना होता है, तो 2/7 इंटू 3/7 कर दूंगा, ठीक है, देन व्हाट, प्लस 3/7 इंटू -6/7 कर दूंगा, और लास्ट में के कैप वाले कंपोनेंट्स है हमारे पास 6/7 इंटू 2/7 भी करना पड़ेगा। सो 2 3 जा 6/49, 3 इंटू -6 इज वॉट, -18/49, एंड 6 2 जा 12 डिवाइडेड बाय 49। सो करो ऐड, तो 12 और 6 18, 18 में से 18 गए, 0/49, दैट मीन 0। तो ए डॉट बी यहाँ पे जीरो मिला, हेयर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो मिला। सो सो वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ये कंक्लूजन हो गया। ऐसे बी का सी से और ए का सी से, जब डेटा ही सेम है तो जीरो जीरो मिलना ही है, मानते हो इस बात को। तो फिर फाइनली एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, पहले ए डॉट बी तो कर दिया हमने, बी डॉट सी भी करना है आपको फेयर वर्क में, एंड देन ए डॉट सी भी करना है। ठीक है, और फाइनल एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखना है अपने को, हेंस ऐसे लिखना है, हेयर ए डॉट बी किया, या फिर बी डॉट सी किया, या फिर ए डॉट सी किया, तीनों ही हमको जीरो मिले। सो वेक्टर्स, द गिवन वेक्टर्स ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वही लास्ट वाली लाइन को उसमें से, क्वेश्चन में से, द गिवन वेक्टर्स ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड लास्ट में लगा देना इसमें भी प्रूफ। बोलो समझ आया? ओके, एनी डाउट्स? चलें, 5 क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। टोटल कितने हैं एक्सरसाइज में, 18 है। ओके, तो एटलीस्ट आधे तो करें, 9 तो करें। चलो, फाइंड मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी इफ ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी से 8 गिवन है, और इनका मैग्नीट्यूड का रिलेशन गिवन है कि ए की लंबाई बी की लंबाई की 8 गुना है। ए का मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड का क्या है, 8 गुना है। अब यहां से एक ये क्वेश्चन ले लो, एक ये क्वेश्चन ले लो, ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से एनालिटिकल हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, शुरू करें। तो दो इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी गिवन है बताना जरा, एक इन्फॉर्मेशन ये गिवन है और दूसरी इंफॉर्मेशन ये गिवन है। आप मुझे बताओ, ज्यादा सॉल्व करने का स्कोप इस इंफॉर्मेशन में है या इस इंफॉर्मेशन में, सोच के बताओ। सेकंड में, मतलब मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड बी, इसमें क्या सॉल्व करोगे आगे, इन दोनों का मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालोगे। सॉल्व करने का स्कोप वहां है ना, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कुछ निकलेगा। तो इसमें ये तो इन्फॉर्मेशन एज इट इज कहीं ना कहीं यूज करनी पड़ेगी, साफ साफ दिख रहा है, इससे कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। तो जो चीज हमको डायरेक्टली यूज करनी है उसको तो पहले लिख दो, और जो चीज को प्रोसेस करना है उसको बाद में लिखो। ठीक है, शुरू करें।
प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, जो चीज सीधी सीधी है एज इट इज यूज करनी है उसको पहले गिवन कर दो, और जिस चीज को प्रोसेस करना है उसको बाद में कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। तो हेयर फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी, इट इज गिवन दैट for two vectors, vector A and vector B, it is given that, तो पहले ये वाली इंफॉर्मेशन लिख दूं मैं, मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड बी। इसको एज इट इज गिवन डाल के छोड़ दो, इसको हम बाद में कहीं ना कहीं यूज करने वाले हैं। अब दूसरी इंफॉर्मेशन जिसको एक्चुअली प्रोसेस करेंगे, ऑल्सो इट इज गिवन दैट, ऑल्सो इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है, ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी से कुछ गिवन है, राइट। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी से कुछ गिवन है, क्या कुछ गिवन है, 8। ओके, याद रखना किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। ओके, अब इसको आपको एक्सप्लोर करना है, यहीं से कुछ ना कुछ मिलेगा। पूछा क्या, हालांकि उसने उसने दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग पूछा है, ए का बताओ और बी का बताओ। मुझे बताओ, अगर मैं बी का बता दूंगा तो ए का तो उसका 8 गुना है, तो एक किसी भी एक का निकाल लें तो हो जाएगा काम, बी का निकाल लो या ए का निकाल लो। चलो जी, अब इसको प्रोसेस करते हैं। देखो, जब अपन यहाँ पे दो वेक्टर्स का सम हो रहा है, फिर इधर डिफरेंस हो रहा है और उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबका सबके साथ डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, जैसे अपन मैथमेटिकली रियल नंबर्स के साथ करते हैं। तो पहले ए का ए से, देन ए का माइनस बी से, देन बी का ए से, और देन फिर बी का माइनस ए से, 1 to 1 सबका सबसे डॉट प्रोडक्ट करना है। समझ आया, चलो कर दो। तो वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट यानी ए डॉट है, एक बार के लिए बिल्कुल ऐसे लिख देता हूँ इजी लैंग्वेज में। ए का बी से करूंगा तो एक माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा दूं मैं भी, और ए का बी से डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। फिर बी का ए से, दोनों प्लस ही हैं, तो बी डॉट ए लिख देते हैं इसको, और बी का बी से करेंगे तो माइनस लगा हुआ है, माइनस बी डॉट बी, एंड दैट इज इक्वल टू 8। बोलो यहां तक कोई डाउट? कुछ नहीं किया, बस बिछा के उन सारे प्यादों को बिछा के रख दिया है ना, 1 to 1 मल्टीप्लाई करके बिछा के रख दिया। अब यहां पर आपको दो प्रॉपर्टीज यूज करनी है आगे बढ़ने के लिए। एक प्रॉपर्टी ये सीखी है कल हमने कि किसी भी वेक्टर का खुद से डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे ए का ए से हो रहा है और बी का बी से हो रहा है, तो क्या होता है बताओ, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और वो क्यों होता है सुनो, देखो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या सीखी है हमने, मैग्नीट्यूड ए, आगे बोलो, मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा, यही सीखी है क्या, बोलो। अब अगर मैं ए डॉट बी की जगह ए डॉट ए कर रहा हूं, खुद का खुद से कर रहा हूं, तो यहां पर भी मैग्नीट्यूड ए आ जाएगा। और मुझे बताओ ए का ए से एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। किसी भी वेक्टर का खुद से एंगल क्या बनता है, तो ये कॉस 0 डिग्री, एंड कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1। तो मैग्नीट्यूड ए इंटू 1, इन तीनों को प्रोडक्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बना। तो आगे से इसे प्रूव नहीं करने बैठेंगे, डायरेक्टली यूज करेंगे इस रिजल्ट को कि ए का ए से डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। सिमिलरली बी का बी से डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अच्छा, एक प्रॉपर्टी तो ये यूज करेंगे, एक प्रॉपर्टी और यूज करेंगे, हमने ये भी सीखा है कि ए का बी से डॉट प्रोडक्ट करें या बी का ए से डॉट प्रोडक्ट करें, दोनों का आंसर बराबर आता है, सीखा है ना। ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है, कॉम्यूटेटिव होते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ समझते हो, उल्टा फुल्टा जब समान हो, जैसे 2 गुना 3 करो या 3 गुना 2 करो समान आता है, 2+3 करो 3+2 करो समान आता है, 2-3 करो 3-2 करो समान आता है, नहीं आता है ना। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव एंड मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ए डॉट बी और बी डॉट ए कॉम्यूटेटिव, ये दो प्रॉपर्टीज यूज करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो बताओ ए डॉट ए का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, माइनस, एक काम करो, या तो इस ए डॉट बी को ए डॉट बी रहने दो और बी डॉट ए को भी ए डॉट बी लिखो, यानी दोनों को सेम लिखना है, और या फिर इसको सेम रख के उसको बदल दो, मतलब किसी एक को सेम रखना है, किसी एक को बदलना है, समझ गए। तो एक काम करते हैं, पहले वाले को तो सेम रख देते हैं ए डॉट बी, और दूसरे वाले प्लस बी डॉट ए को लिख देते हैं हम ए डॉट बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। माइनस बी डॉट बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 8। अब यहाँ पे हमने दो लॉज यूज किए हैं, तो उन दोनों लॉज का हमको रीजंस मार्क करने पड़ेंगे। पहला लॉ क्या यूज किया है कि ए डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। दूसरा हमने क्या यूज किया है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं। तो ये दोनों रीजंस हमको सामने मार्क करने हैं, जिस भी स्टेप में हमने वो यूज किया है। ओके, आगे बढ़े। अब मुझे एक चीज बताओ, ये ए डॉट बी बराबर हो गए, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना, मैथ में से आप कट का निशान नहीं लगा सकते,
आप कट का निशान तभी लगा सकते हो जब आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से काट रहे हो, बाकी आप कहीं पर भी ऐसे कट का निशान नहीं लगा सकते। ठीक है, कहीं किसी भी एग्जाम्पल में लगा हुआ हो तो दिखा दो। आप क्या करो नेक्स्ट स्टेप में, बस ना तो इसको लिखो ना इसको लिखो, समझने वाला समझ जाएगा कि कट गया। समझ गए? ठीक है, तो ये भी मत लिखो और ये भी मत लिखो, बचा क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और इधर क्या बचा? माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और आगे क्या है? 8। अब आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी के स्क्वायर में इक्वेशन बन गई। अच्छा, इन दोनों का रिलेशन ऊपर गिवन है, तो पुटअप करते ही दोनों सॉल्व हो जाएंगे। बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ 8 कितना है? ए कितना है? बी के मैग्नीट्यूड का 8 गुना। तो मैं क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह रख दूंगा 8 गुना मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर करना था तो ये जो वैल्यू रखी इसका भी कर दूंगा मैं स्क्वायर, माइनस आगे वाले को छेड़ो ही मत, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 8। इसका होल स्क्वायर करो तो 8 का स्क्वायर इज 64 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हो गया ये, और माइनस सिंगल मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हो गया ये 8। तो 64 में से एक गया तो 63, तो 63 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर बच गया यहाँ पे, एंड दैट इज इक्वल टू 8। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर क्या आया? 8 अपॉन 64। तो ये तो स्क्वायर आया है, आपको तो ओरिजिनल चाहिए, 63 नॉट 64। अब ये तो स्क्वायर आया, आपको तो ओरिजिनल चाहिए, तो ओरिजिनल चाहिए तो आप रूट लगा दो उस साइड, इधर से स्क्वायर हटेगा उधर रूट लगेगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी विल बी इक्वल टू होल रूट ऑफ 8/63। ये सॉल्वेबल है, 8 को लिख सकता हूँ मैं 2√2, और 63 को लिख सकते हैं हम 9 7 जा 63, तो 3√7, होता है। ठीक है, 3 को अंदर एंट्री लेंगे तो 9 बन जाएगा, 9 7 जा 63 होता है। तो ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आ गया, लेकिन मुझे सर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए भी चाहिए, तो कोई बात नहीं है, इसको यहाँ पुटअप कर दो, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए भी आ जाएगा, कर दूं पुटअप। तो इट इज लाइक 8 मल्टीप्लाइड बाई जो भी इधर लिखा है हमने, 2√2 डिवाइडेड बाय 3√7, करना मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16√2 डिवाइडेड बाय 3√7, ये 2 है ना यूनिट्स। आप चेक करो आंसर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी ये आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ये, दिस इज अवर फाइनल आंसर। यही है, कोई मिसमैच नहीं है, एक एक चीज चेक कर लेना। बड़े आगे, ठीक है, समझ आया? समझ आ रहा है? ओके, तो छठा कर लिया, तो सातवां मैंने क्या कहा, दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे, कुछ कुछ ऐसा ही होगा जो इसमें किया, वैसा ही कुछ काम अगले में भी करना है। ओके, कर दूं उसको डिलीट? देखो बिल्कुल सेम है क्या। अब आपको बस प्रोडक्ट बताना है, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये उससे भी सरल है। जस्ट प्रोडक्ट बता दो, जैसे इसमें तो इसका प्रोडक्ट गिवन था और कुछ पूछ लिया था मिसिंग पार्ट, इसमें ऐसा नहीं है कि इसका प्रोडक्ट गिवन है और कुछ मिसिंग पार्ट पूछ लिया, जस्ट इनका प्रोडक्ट कर दो 1 to 1 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, चलो जी, उससे भी सरल है। इवेल्युएट द प्रोडक्ट, तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है ना, निकालना शुरू करें, 1 to 1 सबको करें, तो 3 टाइम्स वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा किससे? 2 टाइम्स वेक्टर ए से, ब्रैकेट लगाते जाओ, देन 3 ए का +7 से, प्लस 3 टाइम्स वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा 7 टाइम्स वेक्टर बी से, फिर आ जाओ प्लस लगाओ, फिर -5 बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा 2 ए से, एंड देन व्हाट, प्लस लगाओ, -5 बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा 7 टाइम्स वेक्टर बी से। अब ये करें कैसे, है ना, बिछा दिया हमने प्यादों को। ठीक है, अब 3 2 जा 6, और ए डॉट ए बन गया, ये क्या बन गया? ए डॉट ए, जो कि नेक्स्ट स्टेप में मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा, पिछले इक्वेशन में सीख लिया हमने। 3 7 जा 21 टाइम्स ए डॉट बी बन गया ये, -5 × 2 इज -10 टाइम्स बी डॉट ए बन गया। हालांकि बी डॉट ए डॉट बी होता है, लेकिन एक बार के लिए इसको बी डॉट ए लिखो और अगले स्टेप में इसको ए डॉट बी बनाओ, ठीक है। हाँ, एमसीक्यू है तो डायरेक्ट कर लेना। -5 × 7 इज -35 टाइम्स बी डॉट बी लिखना पड़ेगा एक बार के लिए, क्लियर। चलो, अब पिछले बार वाली प्रॉपर्टी यूज करो, ए डॉट ए इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और इसको सेम रख के उसको बदल दो पिछली बार की तरह, तो 21 ए डॉट बी -10 बी डॉट ए को अगेन क्या लिख दूं मैं, ए डॉट बी, -35 टाइम्स बी डॉट बी इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। यहाँ पे अगेन पिछली बार वाले 2 रीजंस लिखने पड़ेंगे क्योंकि इसी स्टेप में हमने यूज किया है। तो ये 6 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बना, और 21 में से 10 गए तो 11, 11 टाइम्स ए डॉट बी बना, आगे बोलो -35 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी का
स्क्वायर बना, इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते जब तक ए और बी की कुछ कंपोनेंट फॉर्म या कुछ वैल्यू नहीं गिवन हो, इसी फॉर्म में इसको छोड़ना पड़ेगा। चेक करो क्वेश्चन 7। ठीक है, चलो 8th देखें, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। अच्छा, दो वेक्टर्स ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालो, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जो ए का मैग्नीट्यूड है वही बी का मैग्नीट्यूड। इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, और इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट 1/2 है। स्केलर प्रोडक्ट यानी वही डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट गिवन है, एंगल गिवन है, मैग्नीट्यूड पूछा है, और मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये भी गिवन है। ठीक है, तो कुछ मत करो, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला एक्सपैंड कर दो, दैट्स इट। ठीक है, चलो कैसे प्रेजेंट करेंगे। हेयर फॉर टू गिवन वेक्टर्स ए एंड बी, फॉर टू गिवन वेक्टर्स ए एंड बी, पहले पॉइंट क्या गिवन है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैग्नीट्यूड इट इज गिवन दैट, पहला पॉइंट गिवन है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वेक्टर बी। दूसरा पॉइंट गिवन है दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, एंड इसको क्या बोलते हैं हम, थीटा, है ना। एंगल थीटा बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये भी गिवन है कितना, 60 डिग्री, राइट। ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है, और तीसरी चीज एक और गिवन है, इनका स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट सब दे दिया इसने, है ना, ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये कितना गिवन है, 1/2। तो देखो इस इंफॉर्मेशन, देखो अभी भी आपने नोटिस किया, जो इन्फॉर्मेशन बाद में काम आनी है उसको पहले लिखा, ये भी एक्चुअली बाद में काम आनी है, सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन काम आनी है उसको लास्ट में लिखा, ताकि इसी को प्रोसेस करना शुरू करता है। इससे क्या होता है, हमारा टाइम भी सेव होता है, मैथ्स में कॉपियां नहीं भरनी होती है। मैथ्स में आप जितनी मेहनत चेक करने वाले को कम करवाओगे उतने अच्छे मार्क्स वो देगा। आप उससे मेहनत ज्यादा करवा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज लिखी, फिर आप कुछ और करने लग गए, फिर आपने वो जो चीज लिखी थी फ्रॉम इक्वेशन 1 वो कॉपी करके आ रहे हो। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा काम अगर हम कर रहे हैं, मतलब अननेसेसरी, जो जरूरी है वो तो करना है, और उसको चेक करने वाले को लगा यार बड़ी मेहनत करवा रहा है, काटो उसके मार्क्स। तो आप उसका ख्याल रखें, उसको तकलीफ ना हो चेक करने में, हर चीज प्रेजेंटेबल फॉर्म में हो, ओके ना। आप उसका ख्याल रखोगे, वो आपके मार्क्स का ख्याल रखेगा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, सो दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट, 1/2। और ए डॉट बी का फॉर्मूला हम जानते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ पी मल्टीप्लाई कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे कॉस थीटा भी गिवन है 60 डिग्री। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी को भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख दूं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ओके, एंड इनटू कॉस थीटा, इनटू हम वेक्टर्स की दुनिया में ना लगाएं तो बढ़िया है, सिंपली लिख दें कॉस थीटा क्या, 60 डिग्री। क्योंकि इनटू इस साइन का मीनिंग कुछ और होता है वेक्टर्स की दुनिया में, अभी हम आगे पढ़ने वाले क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर हम ये लगा रहे हैं तो इसका मीनिंग निकल के आ रहा है हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो वेक्टर्स के चैप्टर में और 3D के चैप्टर में इनटू का साइन जहां जरूरी है वहीं लगाओ, अदरवाइज हम ऐसे छोड़ देंगे तो भी समझ आ रहा है कि दोनों तीनों प्रोडक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू व्हाट, 1/2। अब यहाँ पे रीजन क्या डालना पड़ेगा, क्योंकि हमको गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, इसलिए मैंने बी को ए बनाया। ठीक है, तो ए इंटू ए वही मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, एंड कॉस 60 क्या होता है, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अब मेरा सवाल ये है कि 1/2 से तो 1/2 गया, इधर क्या बचा RHS में, सोचो। कई बच्चे यहाँ जीरो लिख देते हैं। अच्छा, जीरो कब बचेगा, जब यहाँ इंटू की जगह प्लस हो, यस। अगर इंटू की जगह प्लस हो तो टर्म से टर्म कैंसिल आउट हो रही है। अगर इंटू की जगह प्लस या माइनस भी कह सकते हो, नहीं माइनस नीचे नहीं कटेगा, प्लस ही कटेगा, इधर भी प्लस 1/2 इधर भी प्लस 1/2। अगर टर्म से टर्म कैंसिल आउट हो रही है तो RHS में जीरो बचेगा। लेकिन अभी टर्म से टर्म कैंसिल आउट नहीं हो रही, अभी फैक्टर से फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है, फैक्टर से फैक्टर, तो एक्चुअली डिवाइड हो रहा है वहां पे, तो डिवाइड हो रहा है तो 1/2/1/2 1 बचेगा। ये कई बच्चे गलती करते हैं, जीरो लिख देते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर अगर 1 आ गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 का रूट इज 1। तो 1 यूनिट ये आ गया, और क्योंकि दोनों बराबर हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 1 आ गया। ठीक है, आंसर मैच करो। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कर दूं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स। कोई एक्स नामक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड निकलवाना है इसको, और एक और यूनिट वेक्टर भी गिवन है, वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है,
वो वेक्टर एक्स एक यूनिट वेक्टर नहीं, उसका मैग्नीट्यूड तो आपको निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकालना क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड अंडरस्टूड है 1 यूनिट है, ठीक है। और आपको अगेन एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसको एक्सप्लोर करना है जैसे हमने अभी तक किया। ओके, यहाँ से कुछ कुछ निकल के आएगा, गिवन इन्फॉर्मेशन पुटअप करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स निकल के आ जाएगा। तो ये भी सेम पैटर्न पे जो पिछले इससे पिछले से पिछले 2 क्वेश्चन किए हमने, मतलब 7th और 8th से पहले 6th और 7th पैटर्न पे किए, उसी पैटर्न पे है, ठीक है। तो जो लेस बाद में काम आएगी इन्फॉर्मेशन वो ये है कि ये एक यूनिट वेक्टर है, और जो पहले काम आएगी वो ये है। तो पहले इसको लिखो, बाद में इसको लिखो। हेयर फॉर टू गिवन वैक्टर्स, दो वैक्टर्स कौन कौन से गिवन हैं, वेक्टर एक्स एंड वेक्टर ए। इट इज गिवन दैट बोलो पहली इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, पहली इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है। इट इज गिवन दैट वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए अगर एक यूनिट वेक्टर है तो उससे क्या इंप्लाई किया हमने कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विल बी इक्वल टू 1 यूनिट, राइट। इसको हम बाद में यूज करेंगे। ऑल्सो अब दूसरी इंफॉर्मेशन लिखो, ऑल्सो इट इज गिवन दैट, जो इन्फॉर्मेशन हमने छोड़ दी और बाद में यूज करनी है उसको ऐसे ब्रैकेट्स में पैक कर दिया करो, ताकि चेक करने वाले को लगेगा कि ये इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है, बाद में काम आएगी, ठीक है। इट इज गिवन दैट एक्स माइनस ए डॉट देन व्हाट एक्स प्लस ए, और ये कितना गिवन है बताना, 12, कितना है 12। तो वही 1 to 1 करना शुरू करें। तीसरा क्वेश्चन हो गया अब तो इस कैटेगरी का। तो एक्स का एक्स से डॉट प्रोडक्ट, सबसे पहले एक्स डॉट एक्स, देन एक्स का ए से एक्स डॉट ए, देन माइनस ए का एक्स से ए डॉट एक्स, एंड देन ए का ए से माइनस भी लगेगा ए डॉट ए, दैट इज इक्वल टू 12। बिछा दिए प्यादे। अब एक्स डॉट एक्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर। पहले वाले को सेम रखो और दूसरे वाले को पलट दो। तो ए डॉट एक्स को क्या लिखा हमने, एक्स डॉट ए, और ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 12। अगेन यहाँ पे वो दो रीजंस आएंगे कि किसी का किसी से खुद से करो तो उसका स्क्वायर होता है, और एक्स डॉट ए और ए डॉट एक्स बराबर होता है। ये रीजन तो आएंगे ही आएंगे। चलो जी, अब ये दोनों कट गए, प्रैक्टिकली देखे तो एक्स डॉट ए और माइनस एक्स डॉट ए तो कट गए, लेकिन कट का निशानी लगाएंगे दोनों, अगले स्टेप में हम दोनों ही नहीं लिखेंगे। तो मैं क्या बचा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर, और उधर क्या बचा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू यहाँ की बने, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर तो एज इट इज कॉपी पेस्ट करो, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना गिवन है 1, तो दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 12। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1 गिव्स मी 12, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर गिव्स मी 12 प्लस 1 13। फाइनली मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इज, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ही पूछा था, इसको स्क्वायर पूछा था, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इज √13 यूनिट्स। चेक करो आंसर, ठीक है। बोलो समझ आया, एनी डाउट्स। तो आधी एक्सरसाइज कर ली तो होपफुली आधी कल हो जाएगी, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट जो है वो भी समझ में आए कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट अभी तक कवर हो गए। एंगल निकालना दो वेक्टर्स के बीच का, डॉट प्रोडक्ट चल ही रहा है, 1 to 1 निकालना, प्रोजेक्शन निकालना, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे साबित करना है वो देखना, यूनिट वेक्टर कैसे साबित करना है वो सब देखना, ठीक है। चलो, तो खत्म कर दूं इसको, वीडियो को, कोई डाउट नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।